गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम साइंस के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 3 है और एक्सरसाइज 3.1 जो कि आपकी पेज नंबर 32 पे है। आपकी जेके बोस की बुक में ये चैप्टर नंबर 8 है शायद। ये अलग बुक में अलग चैप्टर्स हैं, तो आपका पेज नंबर भी थोड़ा सा अलग होगा इससे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, in a reaction 5.3 grams of sodium carbonate reacted with 6 grams of acetic acid. The products were 2.2 grams of carbon dioxide, 0.9 grams water and 8.2 grams of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. हमें ये शो करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन हमें दी गई हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रहे हैं। तो जो रिएक्शन है वो इस तरह से है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमें 5.3 ग्राम दिया गया है, आपका एसिटिक एसिड जो है वो 6 ग्राम्स दिया गया है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसमें आपका 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और 8.2 ग्राम्स सोडियम एसीटेट है और वाटर जो है वो 0.9 ग्राम्स है। इसको हमने देखिए सोल्यूशन में आपको यहाँ पे चेक करके दे दिया है किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, आपको 5.3 ग्राम्स आपका सोडियम कार्बोनेट है, आपका 6 ग्राम्स एसिटिक एसिड है, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट है, 2.2 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.9 ग्राम्स वाटर है। ये आपकी इक्वेशन बन रही है और इसके नीचे हमने उनके मासेस लिख दिए हैं, किस मास कैसे उनको कितने ग्राम्स में वो हमें अवेलेबल है। उसके बाद एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं इनका जो टोटल मास है देखिए 5.3 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे आपका 11.3 बन जाता है। वहीं पे जब आप इनके प्रोडक्ट्स का मास देखेंगे, इन तीनों का मास देखेंगे तो देखिए एक है आपका 8.2 ग्राम्स, एक है 2.2, 8.2 और 2.2 आपका हो गया 10.4 और आपने 0.9 जब उसमें प्लस कर दिया तो वो बन गया 11.3। यही देखिए दोनों LHS और RHS दोनों हैं जो वो हमारे इक्वल आगे हैं। इस तरह से जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही आ जाती है। जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें बता रही है कि जो मास है वो कंजर्व रहता है, आपका रिएक्टेंट्स का जो भी मास हो वो आपका प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल ही रहता है। सो द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन and it is also known as law of conservation of mass. Next question, hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 की रेशो में अगर हम एक हाइड्रोजन का एटम ले रहे हैं तो 8 ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे। तो उस तरीके से जब हम मास के थ्रू बात करते हैं तो 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसमें 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन आएगा। तो जो उनकी रेशो है वो 1:8 की रेशो में होती है बाय मास टू फॉर्म वाटर, पानी बनाने के लिए। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा ताकि वो कम्प्लीटली हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाए। जैसे हमने बात की कि हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो वो आपका 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो वो 8 × 3 जो है वो 24 ग्राम्स बन जाएगा। तो वही चीज़ बताई गई है कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन हो गया तो हमें 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। Hence 24 grams of oxygen would be required for the complete reaction with 3 grams of hydrogen gas. Next question, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass?
कौन से पोस्टुलेट्स हैं, क्या बात थी जिसके आधार पे ये बात मान ली गई कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है। तो उसी का रिजल्ट जो है वो आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मिल जाता है। द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो उसके पोस्टुलेट थे, जिस बात को मान लिया गया, उसके थ्रू जिसके आधार पे सारी थ्योरी दिखी गई, वो ये थी कि उसने जो रिजल्ट बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू, वो ये था कि एटम्स जो हैं ना हम उनको बना सकते हैं, ना हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। अगर आप उसको किसी रिएक्टेंट्स, दो एटम्स को रिएक्ट करते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को रिएक्ट करते हैं, तो वो आपको प्रोडक्ट्स जो भी देंगे उनका जो मास होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। वो ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions? अब कौन सा postulate जो है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का वो ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है। तो postulate ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो postulate जिस बात को मान लिया गया, जो कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आपको बताती है, वो जिसके ऊपर बेस्ड है, वो ये किस बात पे है कि जो एक्सप्लेन कर रही है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है। जो वो बात है वो है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर इक्वल इन गिवन कंपाउंड्स। जो रिलेटिव नंबर होते हैं और जो एटम, एक ही प्रकार के एटम होते हैं, वो इक्वल होते हैं किसी भी कंपाउंड में। अब रिलेटिव नंबर हो गया कि एक से दूसरे के रिलेशन में अगर कोई किसी चीज़ को हम देखते हैं, जैसे हमने हाँ, ये कोई एक इंसान है जिसके पास कुछ तोलने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो किसी अगर वो फ्रूट सेलर है कोई, सपोज उसने फ्रूट बेचने हैं, तो वो अगर केले जिस हिसाब से केलों को ले, 12 केले एक दर्जन के हिसाब से, अगर वो किसी भी चीज़ को 12 हिस्सों में उसको बांटना है, किसी चीज़ को अगर उसको तोलना है, तो वो उसके 12 हिस्से करके उसको उस तरीके से तोल सकता है, एक एक करके। तो अगर उसको बाकी चीज़ों की तुलना में, तो वो इन कंपैरिजन टू केले के हिसाब से वो बाकी चीज़ों को तोलेगा। तो वो आपका रिलेटिव मास हो जाता है किसी एक चीज़ को लेके। जब हम दूसरे चीज़ की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो आपका रिलेटिव नंबर हो जाता है। तो उसने ये कहा कि रिलेटिव नंबर और जो काइंड ऑफ एटम्स हैं, वो हमेशा इक्वल रहते हैं किसी भी कंपाउंड के। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, ये क्वेश्चन है। एटॉमिक मास यूनिट को आपको डिफाइन करना है। एन एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस वेट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वेयर वन atomic mass is equal to 1/12 the mass of one carbon 12 atom। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो यूनिट है मास का, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के वेट्स के साथ या मासेस के साथ। वेयर वन एटॉमिक मास, जब हम एक एटॉमिक मास की बात करते हैं, वो आपका एक इज इक्वल टू 1/12, 1/12वां हिस्सा जो है मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के रिलेटिव में हम सारे जो भी मासेस, एटॉमिक मासेस निकालते हैं, रिसेंटली जितनी भी हम एटॉमिक मासेस निकालते हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज़ करते हैं। और रिलेटिव एटॉमिक मास हम किसके रिलेशन में यूज़ करते हैं? कार्बन 12 एटम्स के। तो जो कार्बन 12 आपका एलिमेंट है, उसी से रिलेटेड उसका जो एटम है, उसी के एटम की तुलना में हम बाकी सारे एटम्स को चेक करते हैं। तो जो कि 1/12 हो गया, अगर एक एटम की बात करते हैं हम, तो 1/12 हो गया किसका? कार्बन 12, जिसके 12 एटम्स होते हैं टोटल। तो उसके जब वेट करेंगे, उसका जब मास वेट करेंगे आप, मास जो होगा एक एटम का, कार्बन 12 के एक एटम का, तो वो 1/12 हो जाएगा टोटल कार्बन एटम का।
तो 1/12 जब हम करते हैं तो वो उसके रिलेशन में हम बाकी वालों को निकालते हैं। Why is it not possible to see an atom with naked eyes? अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है एक एटम को अपने आंखों से देखना, अपनी नेक्ड आई से देखना? फर्स्टली एटम्स आर मिनिस्क्यूल इन नेचर। अब जो एटम्स हैं वो बिल्कुल छोटे मिनिएचर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आप अनडिविजिबल पार्टिकल कह सकते हैं, जो पार्टिकल आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो सबसे छोटे पार्टिकल हैं मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, जिनको आप नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। दैट मीन्स 10⁻⁻9 मीटर्स। अगर 10⁻⁻9 मीटर्स की बात करें तो वो काफ़ी छोटा हो गया। सेकेंडली, एक्सेप्ट फॉर एटम्स ऑफ नोबल गैसेज, जब हम एटम नोबल गैसेज के एटम को छोड़ दें, उसके अलावा दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। हैंस एन एटम कैन नॉट बी विजिबल टू द नेक्ड आइज। इसलिए जो एटम्स होते हैं उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नोबल गैसेस के एटम्स जो हैं वो थोड़े से आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उनको छोड़ के जो बाकी वाले हैं वो आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन करके ही आपके एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए एन एटम कैन नॉट बी विजिबल विद द नेक्ड आइज। इसलिए जो एटम्स हैं उनको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला लिखना है। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na ऑक्साइड, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के साथ। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ जब आपको करना है तो आप देखिए, सोडियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, आपका Na है, Na सोडियम होता है। Na जो है उसका एक पॉजिटिव आपका आयन होता है, ऑक्सीजन जो है उसका आपका 2 नेगेटिव होता है। जब वे 1 इधर चला जाएगा, 2 नेगेटिव आपका इस साइड चला जाएगा, तो ये आपका Na2O बन जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो गया Na2O। तो यही देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है Na2O। नेक्स्ट आपका जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम आपका है Al, क्लोराइड होता है Cl। एल्यूमिनियम जो है वो आपका 3 पॉजिटिव आपका आयन होते हैं, उसके 3 पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो उसके ऊपर कैरी करते हैं। क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन उसके ऊपर होता है। ये जो माइनस है ये 1 इसके साथ है तो 1 इधर चला जाएगा। ये 3 है, 3 इसके प्लस के हैं, इसको 3 नेगेटिव के साथ जाना पड़ेगा तो 3 इधर चला जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपका AlCl3 बन जाएगा। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड की बात करेंगे। सोडियम सल्फाइड का जब आप देखेंगे तो सोडियम के लिए आपको Na होता है, Na आपका पॉजिटिव होता है। सल्फाइड की बात करते हैं तो सल्फाइड आपका -2 होता है। ये -2 जो है इसको +2 को +2 बनाने के लिए +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Na के 2 आ जाएंगे। +1 है, इसको 1 ही दोनों को कंपेयर करने के लिए +2 इधर है तो ये -2 इधर होने चाहिए, ये 1 आ जाएगा। तो ये आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 इधर चला गया, 1 इधर आ गया, तो NaS2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सोडियम सल्फाइड का। सोडियम सल्फाइड आपका होता है Na2S। ये आपका सोडियम सल्फाइड बन गया। नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कर रहे हैं, इसमें Mg आ जाता है आपका मैग्नीशियम। हाइड्रोक्साइड आपका होता है OH। मैग्नीशियम जो आपका है वो 2 पॉजिटिव है, आपका हाइड्रोक्साइड जो है वो -1 नेगेटिव है। तो -1 जो है ये 1 है, 1 इसका जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में Mg के नीचे आ जाएगा। 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में OH के नीचे आ जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा
MgOH होल ट्वाइस, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो यही है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब ये कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, इन कंपाउंड्स के आपको नाम लिखने हैं। तो पहला वाला देखिए आपको Al2, Al जो है वो एल्यूमिनियम होता है, SO4 जो है वो आपका सल्फेट होता है। तो एल्यूमिनियम का फार्मूला देखिए ये बन रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2, Ca आपका कैल्शियम हो गया, Cl2 आपका क्लोराइड हो गया। तो ये बन गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4, K आपका पोटेशियम हो गया, SO4 आपका सल्फेट हो गया, तो ये बन गया पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट इज KNO3, K जो है वो आपका पोटेशियम है, NO3 जो है वो नाइट्रेट है, तो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। CaCO3, Ca जो है वो आपका कैल्शियम है, CO3 जो है वो आपका कार्बोनेट है, तो ये आपका बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। What is meant by the term chemical formula? आपको केमिकल फार्मूला से क्या समझ में आया, इस टर्म से क्या मतलब समझ में आता है? केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड को जब हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उनके फार्मूला उसको बनाते हैं, तो उसको हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे आप अभी कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे थे, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और कार्बोनेट को जब आप फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं CaCO3 के द्वारा, तो वो आपका केमिकल फार्मूला बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो उसका जब केमिकल फार्मूला होता है वो आपका बन गया HCl, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो आपके रिएक्ट करते हैं और मिक्स होके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देते हैं। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर एज फॉलोज। जो नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर होते हैं वो हैं, H2S मॉलिक्यूल हैज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। H2S मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 1 एटम ऑफ सल्फर, एक सल्फर का एटम होता है, हैंस 3 एटम्स इन टोटलिटी। और टोटल अगर देखे जाए 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर का, तो टोटल हो गए 3। तो 3 एटम्स होते हैं उसके पास टोटली। नेक्स्ट PO4 3 नेगेटिव आयन। अगर आप PO4 3 नेगेटिव आयन की बात करते हैं तो उसमें एक एटम आपका फॉस्फोरस का है, 4 एटम जो है वो आपके ऑक्सीजन के हैं। तो इस आयन में आपका एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 5। तो 5 एटम्स इन टोटलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर masses of hydrogen H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, H2 जो है वो 2 एटम से बना हुआ है। H2 जैसे कि दिया गया है, जो मॉलिक्यूल है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। H2 जो है, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जो होता है 1 यूनिफाइड मास या 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1U जिसको आप बोलते हैं। उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको H2 का निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 यूनिट्स। वैसे ही जब आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, 2 को 16 से करेंगे, 16U जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, 2 × 16U हो जाएगा आपके पास 32U। नेक्स्ट जो है वो आप देखिए, आपका ये आपका हो गया हाइड्रोजन का। नेक्स्ट हो गया आपका ऑक्सीजन का। ये है आपका क्लोरीन का, क्लोरीन 35.5 होता है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया 35.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 71U आ गया। नेक्स्ट है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन आपका 12 होता है,
ऑक्सीजन आपका 16 होता है, कार्बन के 12, ऑक्सीजन आपका 16 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 इंटू 16 आपका 32 हो जाएगा, 32 प्लस 12 जो कर देंगे आपका, तो वो आपका 44 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है CH4 जो कि होता है मीथेन। मीथेन की बात करें तो सी है कार्बन, कार्बन का आपका एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट्स, 4 एटम्स हैं इसमें, तो 4 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, 1 जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का, तो 1 अब इंटू 4 4 हो जाएगा। कार्बन के थे 12, 12 प्लस 4 आपके पास हो जाएंगे 16 यूनिफाइड मास। नेक्स्ट C2H6 इथेन की बात कर रहे हैं, C2 है, 2 कार्बन के एटम्स हैं, एक कार्बन एटम का मास होता है 12, 2 का हो गया 24, 24U। H आपके हैं, हाइड्रोजन जो है वो 6 एटम्स हैं, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, वो बन जाएगा 6, 6 प्लस 24 जो आपका बन जाएगा 30U। नेक्स्ट इथीन, इथीन जो है C2H4 है, C कार्बन के 2 एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 12 इज 24, 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4, 24 प्लस 4 इज 28, टोटल बन गया 28U। नेक्स्ट इज NH3 जिसको आप अमोनिया कहते हैं, NH3N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आपके 14 होते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 3 जो है वो आपका 3 आ जाएगा, 14 प्लस 3 जो है वो आपका 17U आ जाएगा। नेक्स्ट CH3OH मिथाइल हाइड्रोक्साइड, मिथाइल है CH3, C कार्बन 1 है, एक एटम कार्बन का 12 हो गया, U हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 इधर दिए हुए हैं, तो हाइड्रोजन 3 आपके पास बन गए, यहाँ पे OH में भी एक हाइड्रोजन है, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन, 4 मल्टीप्लाई 1 आपका 4 आ गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका 16 होता है, 16 प्लस 4 प्लस 12, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 12 इज 32, तो टोटल आपका बन गया 32। तो ये आपके मॉलिक्यूलर मासेस थे जो आपके इसमें कवर हो गए। Calculate the formula unit mass of ZNO zinc oxide, Na2O sodium oxide, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो जिसमें आपको जिंक का दिया गया है एटॉमिक मास वो 65 यूनिट्स दिया गया है, सोडियम 23 यूनिट्स, पोटेशियम 39 यूनिट्स, कार्बन 12 यूनिट्स और ऑक्सीजन 16 यूनिट्स। ये जो यूनिट्स आपको मैं बोल रहा हूँ ये एटॉमिक मास यूनिट्स हैं, आप इनको यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। तो एटॉमिक मास आपको जिंक का दिया गया है, सोडियम का भी, पोटेशियम का भी, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी दिया गया है। अब आपने जब फॉर्मूला बनाना है, जैसे ZNO आपको इधर गिवन है, तो ZNO का जब आप निकालेंगे तो ZN आपका है 65, 65 प्लस ऑक्सीजन है आपका 16, ये आपका 60 प्लस 16 जो है वो आपका 81 बन जाएगा। K2CO3, के आपका है पोटेशियम जो कि है 39, सॉरी सोडियम ऑक्साइड जो है पहले उसको देख लेंगे, सोडियम है आपका 23, Na2 है इसमें, तो 23 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा जो कि आपका 46 होता है। ऑक्सीजन जो है उसका 16 है, 16 प्लस 46 जब आप कर देंगे वो आपका 62 बन जाएगा। ये दो आपको इधर गिवन है। नेक्स्ट है K2CO3। अब K2 में आपका है पोटेशियम, K2 है, पोटेशियम है 39, 39 जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ये आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 78। जब आप 78 है, इधर C है कार्बन, कार्बन आपका होता है 12, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका है 16, अब 16 को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ ये बन गया आपका 48। तो आपको 48 प्लस 12 जब आप करेंगे वो बन जाएगा 60, 60 प्लस 78 जब आप करेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा 138। ये आपका टोटल 138U जो है वो आपका एटॉमिक मास बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, या फार्मूला यूनिट मास जो है वो आपका बन जाएगा K2CO3 का। नेक्स्ट, if 1 mole of carbon weighs
कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक मोल ऑफ कार्बन जो है वो आपका वे करता है, कार्बन एटम का एक मोल जो है वो वे करता है 12 ग्राम्स। तो अगर आपको मास जो है ग्राम में आपको बताना हो तो एक एटम का कितना हो जाएगा। जब एक मोल जो है वो 12 ग्राम्स बता रहा है कार्बन का, तो एक मोल ऑफ कार्बन एटम में आपके होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 टोटल एटम्स जो हैं वो इतने होते हैं इसके अंदर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन एटम जो है वो हो जाएगा 12 ग्राम्स, जो कि एक एटम ऑफ कार्बन मास के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकालेंगे तो आपको 12 डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स जितने दिए गए हैं उतना करना पड़ेगा। तो वो आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स बन जाएगा। ओके, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम के ज़्यादा एटम्स होंगे या 100 ग्राम ऑफ आयरन। एटॉमिक मास आपको दिया गया है सोडियम का 23, आयरन का दिया गया है आपको 56 यूनिट। अब किस में ज़्यादा एटम्स हैं। अब आप बात करेंगे सोडियम की, तो उसमें है जो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम है उसमें आपके टोटल एटम्स हैं, उसमें आपके टोटल एटम्स आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम की जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर आपके 1 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर आ जाएंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय, जब आप 1 ग्राम की बात करते हैं तो वो 23 के साथ हो जाता है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 100 ग्राम दिया गया है तो 100 के साथ ये आपका बन जाएगा 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम के। अगर आप 1 ग्राम की बात कर रहे थे तो आपने टोटल निकाल लिया है 100 ग्राम्स। तो ये 100 ग्राम्स में आपके कितने एटम्स हैं ये उसको आपको दे देगा, जो कि आपका है 2.6182 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स। ओके, वैसे ही जब आप आयरन की निकालेंगे तो आयरन आपका हो जाएगा 6.22 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इस केस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 56 के साथ और 100 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। जब 56 का डिवाइड करके 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर है वो आ गया 1075 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स। तो ये इतने एटम्स आ गए। तो आपके सोडियम के थे 2.6, इसके हैं 1 पॉइंट समथिंग। तो आप देखिए सोडियम के एटम जो हैं वो ज़्यादा हैं वो आपके आयरन के एटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक्सरसाइज है जो आपके बैक एंड में दी गई है। ये एक्सरसाइज में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। 0.24 grams sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 grams of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. अब आपको सैंपल दिया गया है एक कंपाउंड का जिसमें आपको 0.24 ग्राम्स जो है वो आपको कंपोजिशन दिया गया है। बोरॉन का मास आपको 0.096 ग्राम्स दिया गया हुआ है। ऑक्सीजन का आपको 0.44 ग्राम्स दिया गया है। आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है उस पूरे कंपाउंड की। जब परसेंटेज कंपोजिशन मतलब आपको निकालनी है बोरॉन की कितनी परसेंटेज है वेट के हिसाब से, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है। जब आप बोरॉन की परसेंटेज निकालेंगे तो आपको बोरॉन का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई 100। बोरॉन आपका 0.96 है, कंपाउंड आपका 0.24 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो आपका बन गया 40%। वैसे ही जब आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 100 में से आप बोरॉन को माइनस कर देंगे तो वो 60 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीक़ों से आप निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से जब आप करेंगे तो फिर आपको 0.4144
4 डिवाइडेड बाय 0.24 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 12 जा 12 2 जा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये 0 यहाँ से कट के यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ से कट जाएगा, 12 5 जा 5 12 जा 60, ये आपका आ गया 60%, जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया है। जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया है 60, यहाँ पे बता दिया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 3 grams of carbon is burnt in 8 grams of oxygen। अब 3 ग्राम कार्बन जो है उसको बर्न किया जा रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन में, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अब उसने बोला है कि टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो 11 ग्राम्स है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर देखा जाए उसने बोला है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब आपका 3 ग्राम कार्बन जो है वो बर्न किया जाएगा 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। विच लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन विल गवर्न दिस आंसर। कौन सा केमिकल कम्बिनेशन का लॉ है जो इस आंसर को गवर्न करेगा। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम्स कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड इन द रेशियो 3:8। जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो 3:8 की रेशियो में होते हैं। टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग अप ऑल द कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको देते हैं जो कि सारी कार्बन और ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देता है। हैंस जब हम बात करेंगे 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन और 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज़ किया जाएगा आपका 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। जो बाकी का ऑक्सीजन होगा वो अनयूज्ड रह जाएगा। दैट इज़ 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ अनयूज्ड। अब जो 42 ग्राम है ऑक्सीजन का वो अनयूज रह जाएगा, उसको कोई भी यूज़ नहीं करेगा। ये डिपिक्ट करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो इसका ये मतलब है कि जो कंबाइनिंग एलिमेंट इन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं मास के मुताबिक। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। अब ये आपको बताना है कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। आपको पॉलीएटॉमिक आयंस बताने हैं क्या हैं और उनके एग्जांपल देने हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस जिनके बहुत ज़्यादा एटम्स आपके बन जाते हैं, जो बहुत सारे एटम्स के साथ एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयंस आर आयंस दैट कंटेन्स मोर देन वन एटम बट दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। जिनके एटम्स एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन वो एक ही यूनिट का काम करते हैं। जैसे आपका CO3 2 नेगेटिव हो गया, H2O PO4 नेगेटिव हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, ये फॉस्फेट हो गया। तो ये आपके आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, OH नेगेटिव हो गया आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सारे आपके पॉलीएटॉमिक आयन हैं जो कि एक से ज़्यादा एटम से बने हुए हैं और एक सिंगल यूनिट का काम करते हैं। नेक्स्ट, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको केमिकल फार्मूला बताने हैं इनके। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड का आपका है Cl। Mg जो है वो 2 पॉजिटिव है, Mg जो है आपका 2 पॉजिटिव होता है। क्लोराइड जो है वो आपका -1 होता है, 2 इधर चला जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका बन गया। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम जो है Ca होता है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन ऑक्साइड जो है वो 2 नेगेटिव है आपका।
ये दोनों जब इधर जाएंगे 2 इधर, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, ये ऑलरेडी बैलेंस कर रहे हैं, तो ये आपका CaO आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट की बात करें तो कॉपर नाइट्रेट की जब हम बात करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट में Cu जो है वो 2 पॉजिटिव आयन होता है, NO3 जो है वो आपका नेगेटिव आयन नहीं -1 होता है। -1 जब इधर चला जाएगा, 2 जो है वो होल इस पूरे पॉलीएटॉमिक आयन के इधर चला जाएगा 2, तो ये बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस, ये आपका बन गया कॉपर नाइट्रेट। अब आ गया आपका नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात जब हम करते हैं, एल्यूमिनियम आ जाएगा 3 पॉजिटिव, क्लोराइड आपका आ जाएगा 1 नेगेटिव, 1 इसके साथ आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में AlCl3 बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में Ca आ जाता है 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट में CO3 आ जाता है 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आपस में कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम बताने हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन कंपाउंड्स में, ये उनके कुछ कॉमन नेम्स हैं। जैसे आपका क्विक लाइम है, क्विक लाइम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, वो आपका क्विक लाइम बनाता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को जोड़ के बनता है HBr। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो है वो होता है NaHCO3, इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जो है वो आपका K2SO4 होता है, जो K आपका पोटेशियम के लिए होता है, S आपका सल्फर के लिए होता है, O आपका ऑक्सीजन के लिए होता है। तो पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो इसके एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको मोलर मास निकालना है इन सब्सटेंसेस का। इथीन जो है इथाइन जो है आपका C2H2। इथाइन का जब आप मोलर मास निकालेंगे, इथाइन 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स का मतलब 2 कार्बन एटम्स के मास, एक कार्बन एटम का मास हो गया 12, 2 का हो गया 24। H2 है, एक हाइड्रोजन एटम का आ गया 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ हो गया 2, तो 12 इंटू 2 इज़ 24, 24 प्लस 2 आपका बन गया 26 ग्राम्स आपका मोलर मास। आपका ग्राम्स में होता है इसलिए हम ग्राम्स में करेंगे। सल्फर मॉलिक्यूल जो आपका S8 है, सल्फर आपका 32 है, 32 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा 256 ग्राम्स। अब आपका आ गया नेक्स्ट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस है P4, एटॉमिक मास इन्होंने दिया हुआ है फॉस्फोरस का है 31 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 124 ग्राम्स बन जाएगा। नेक्स्ट है HCl, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, 1 + 35.5 इसका बन जाएगा 36.5 ग्राम्स। नाइट्रिक एसिड HNO3, H होता है 1, नाइट्रोजन N होता है आपका 14, ऑक्सीजन 16 × 3 आपके पास आ जाएगा 48 + 14 इज 62 + 1 इज 63, ये आपका बन गया 63 ग्राम्स। ये आपके हो गए सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम की बात करें तो उसका क्या मास होगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात करें तो एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन एटम का वो होता है 14U। अगर आप ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे, जो आपका मोलर मास है वो आपका बन जाएगा 14 ग्राम्स, क्योंकि जब हम ग्राम्स की बात करेंगे तो वो 14 ग्राम्स हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 मोल्स ऑफ
एल्यूमिनियम एटम्स। अब 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, तो एटॉमिक मास जो एल्यूमिनियम का है वो है 27। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम की बात करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 के साथ, जो आपका आ जाएगा 108 यूनिट्स। जब आप यूनिट्स की बात करें, जब आप 4 मोल की बात करते हैं, उनका आपको मास निकालना होता है तो फिर आप ग्राम्स में करेंगे, तो वो आपका बन जाएगा 108 ग्राम्स। नेक्स्ट इज 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। जब आप सोडियम सल्फाइड की बात करते हैं, सल्फाइड इज SO3, सोडियम Na, तो Na2SO3 जो आप करेंगे तो सोडियम जो है वो है आपका 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 46, सल्फ़र जो है वो आपका 32, ऑक्सीजन जो है वो आपका है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 48 प्लस 32 ये आपका बन जाएगा 80 प्लस 46 ये आपका बन जाएगा 126। आपके टोटल मोल्स जो गिवन है वो है आपके 10, तो 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 126 के साथ, तो टोटल हो गया 1260 ग्राम्स। ये आ गया आपका टोटल। नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है 12 ग्राम्स ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, उसको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है आपको मोलर मास निकालेंगे ऑक्सीजन का, वो आ जाएगा ऑक्सीजन होता है O2। जब एक आइटम की बात करें तो वो आपका हो जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की बात करें तो वो होता है 16। O2 की बात करें हैं, 2 एटम्स यूज़ हो रहे हैं तो इसका बन जाएगा आपका 32 ग्राम्स। जब आप 32 ग्राम्स की बात करें हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं तो वो बन जाएंगे 12 ग्राम की बात हो रही है तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 32, तो वो आपके आ जाएंगे 0.35 मोल्स। नेक्स्ट जब आपको 20 ग्राम्स ऑफ वाटर का निकालना है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ऑक्सीजन होते हैं 16, H2 आपका हो गया 2 ग्राम्स, 2 हाइड्रोजन के ग्राम्स, 2 + 16 हो गया 18, तो आपको निकालना है 20 डिवाइडेड बाय 18 जो कि हो जाएगा 1.11 मोल्स। नेक्स्ट है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, C इज़ कार्बन, कार्बन आपका है 12, O2 ऑक्सीजन है आपका 16, 16 इंटू 2 इज़ 32, 32 प्लस 12 इज़ 44, तो आपको करना है 22 डिवाइडेड बाय 44 विच इज़ 0.5 मोल्स। ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ। अब ये इसका इन्वर्जन है, जो 8 क्वेश्चन है उसी का इन्वर्टेड क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए 0.2 मोल्स आपको दिए गए हैं ऑक्सीजन एटम के, इसका आपको मास निकालना है। 0.2 मोल्स की जब हम बात करें तो ऑक्सीजन एटम आपको पता लग गया कि अभी जो ऑक्सीजन है वो है 16 यूनिट 16 ग्राम्स। तो जब आपको 0.2 मोल्स दिए हैं, 16 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3.2 यूनिट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वाटर मॉलिक्यूल विच इज़ H2O। H2O की बात करते हैं, ऑक्सीजन आपका हो जाता है 16, H2H की बात करें तो वो 2 आ जाएगा, टोटल बन जाएगा 18 ग्राम्स। तो 0.2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ तो टोटल आ गया 19 यूनिट्स। ये आपके आ जाएंगे मास जो कि एटम्स के होंगे और मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules of sulfur acid present in 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र। इसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं सल्फ़र जो कि प्रेजेंट होगा 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र। जब हमने कैलकुलेट करना होगा मॉलिक्यूलर मास सल्फ़र का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ़र एसेट इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई मास ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र का मास होता है 32 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया 256। गिवन मास जो है वो है 16 को आपने डिवाइड कर देना है 256 के साथ, वो आपका बन जाएगा 0.625 मोल्स। 0.625 मोल्स जो हैं उसको आपने निकालने हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं,
जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ। इसको जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपका आ गया 3.763 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अगर आपको S8 की जगह कुछ और दिया होता, आपको सिर्फ एटम्स का निकालना होता तो आप उसके एटम्स का निकाल लेते। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स present in 0.051 grams of aluminum oxide. Mass of an ion is the same as that of an atom of the same element. Atomic mass of aluminium is equal to 27 units. अब आपको 27 यूनिफाइड मास जो एटॉमिक मास यूनिट है वो दिया गया है एल्यूमिनियम का। आपको निकालना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट होता है। वो सेम ही होता है जितना एलिमेंट का जो एटम होता है उस एलिमेंट का, तो वो सेम आयन का भी वही आपका मास होता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस तो आपको निकाला है 0.051 ग्राम्स में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले देखिए Al2O3 होता है। Al आपको गिवन है 27 यूनिट्स, तो जब आप 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 54। ऑक्सीजन को 16 होता है, 16 को 3 के साथ करेंगे 48, 48 प्लस 54 करेंगे तो वो आपका बन जाएगा 102 ग्राम्स। 102 ग्राम्स जो आपको दिया गया है वो है 1 मोल आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। ठीक है, ये चेक कर लीजिए, ये आपको गिवन था, ये किन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसका आपका मोल जो है उसमें इतने ग्राम्स हैं। आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मोल है उसमें इतने ग्राम्स उसका मास है। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आपने देख लिया कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको 0.51 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 102 ग्राम्स के साथ, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए इसमें आपने 0.051 जो है ये इसका जो आपको गिवन दिया हुआ था नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस जो हैं उसका जो आपको गिवन है कितना आपका वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास गिवन है। नेक्स्ट ये हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर कितने प्रेजेंट हैं, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कितने प्रेजेंट हैं, और ये है आपका टोटल जो आपने 1 मोल के अंदर उसका मास निकाला है। ये आपका मास निकल गया हुआ है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एक मॉलिक्यूल जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है उसमें 2 एल्यूमिनियम आयंस हैं, हैंस नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस जो हैं जो प्रेजेंट होंगे 0.51 ग्राम्स के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, वो आपके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई, जब 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास दोबारा आपको जो गिवन दे देगा वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो कवर हो गए हैं बच्चों। बाकी जो आपको समझ में नहीं आएगा आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।